अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। मौसम कैसा है? आप सब जानते हैं मौसम कैसा है। मौसम गर्म है, मौसम खुश्क है। गर्मी से सताई अवाम, दुआ सिर्फ एक लबों पे, वो ये कि अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा और इस गर्मी से छुटकारा नसीब हो जाए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, जिसमें अपर रीजन ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान है। कोई लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात, लेकिन जनरली जो वेदर से मुतालिक कहा जा रहा है अगले 12 घंटे तक वो गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। लेकिन अलबत्ता अगर हम लोग इस्लामाबाद में बात करें तो आज भी मैं वेदर फोरकास्ट अभी कुछ देर पहले ऑफिस आने से पहले देखती हूँ, जो कि मेरा डेली की रूटीन होती है। तो सुबह के औकात मैंने देखा सुबह हल्का सा पार्शली क्लाउडी रहा है इस वक्त ना आज सुबह मौसम, लेकिन 10 के बाद से लेके शाम 4-5 बजे तक सूरज आंखें दिखाएगा, गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन इसके बाद 5:30-6 बजे के करीब हवाएं ठंडी चलना शुरू हो जाएंगी और आपको मौसम जो है और बादल जो है वो अपने सामने घूमते फिरते नजर आएंगे और सिचुएशन जो है वो खासी बेहतर होती भी आपको नजर आएगी। लेकिन सूरज अगर आंखें दिखाए तो आपने आंखें बिल्कुल नहीं दिखानी है, आपने अंदर बैठना है, आपने बिल्कुल मुकाबला नहीं करना सूरज से और इस गर्मी से, आपने अंदर बैठना है, अपनी हिफाजत करनी है। चलें बढ़ते हैं आगे। जब बात हिफाजत की है तो अपने मुस्तकबिल की हिफाजत हमें कैसे करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत हमें कैसे करनी है, आज हम उसकी बात भी करेंगे। सेहतमंद ज़िंदगी जब हम उसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर बदक़िस्मती से अभी तक पोलियो वायरस मुकम्मल तौर पर हम उससे महफूज नहीं बना सके इस मुल्क को। जो एक केस रिपोर्ट हुआ वज़ीरिस्तान से चंद हफ्ते पहले, उसके बाद से हमने देखा कि स्ट्रैटेजी बनाई गई है ताकि अब पोलियो पर जो है वो काबू पाया जा सके। बिल्कुल, और इसमें हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स का ऐलान भी किया और वाज़े तौर पर उन्होंने जब इस पोलियो इंसदादी मुहिम का आगाज़ किया तो उन्होंने खुद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और कहा कि ये हमारा मुस्तकबिल है, इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर हैं जनाब कादिर पटेल साहब, उनकी तरफ से भी बहुत जो है कोशिशें की जा रही हैं कि मुल्क भर में इस सिलसिले में जो है वो मामलात बेहतरी की जानिब बढ़े, खा वो कराची हो या फिर वो शहर लाहौर हो या फिर इसके अलावा दीगर बड़े सूबों के बड़े शहर हों। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन को काबू में लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जब बात आती है ना शहरों में पोलियो के कतरे पिलाए जाने की, वहाँ तो लोगों को इस हद तक आगाही फ्राहम की जा रही है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है अभी तक हमारे जो छोटे कस्बे हैं, जिले हैं, वहां पर लोगों को अभी तक उस लिहाज से अवेयरनेस नहीं मिल पा रही। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक रिफ्यूजल केसेस हमें मिलते हैं। चले इस पर हम कुछ देर बाद चल के बात करेंगे जब मिनिस्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक और खबर हमारे पास है वो शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड यानी IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये वर्चुअल मुज़ाकरात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के बयान के मुताबिक इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हैं, सेक्रेटरी ख़ज़ाना मीर याकूब शेख साहब हैं, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, चेयरमैन FBR आसिम अहमद समेत दीगर आला हुकाम इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये वर्चुअल मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, जिससे मतलब लोग ये एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई बेहतरी नज़र आती है तो डॉलर जिसने कल ही डबल सेंचुरी की है, डॉलर काबू में आएगा। लेट्स सी कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल ज़ाहिर है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौशी हालात उनको मिले हैं, उसमें IMF के पास जाना भी बड़ा अहम और ये मुज़ाकरात भी बहुत अहम है। एग्जैक्टली IMF के पास जाना डेफिनेटली, और फिर उनकी शराइत पर और फिर उन शराइत को पाकिस्तान में नाफिज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि जो क्राइसिस उन्हें मिले हैं ऐसे में उनका इस चीज़ को लेकर सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना खासा मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपको अपनी सियासत से ज़्यादा मुल्क की मफाद में मौशी फैसले करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस सिलसिले में हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी इस बात में कोशिश नजर आ रहे हैं कि हमें अगर अपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एक साइड पर रखने भी पड़े और पाकिस्तान की मौशी मफाद का पहले सोचना पड़े तो हम पहले उसको सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे। और इससे पहले हम बात इंसदादे पोलियो मुहिम की कर रहे थे, तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने सुबह पाकिस्तान को वक्त दिया। सर सबसे पहले जानना चाह रहे हैं इंसदादे पोलियो मुहिम की जब हम बात करें, इसके हवाले से टास्क फोर्स का क़याम किस तरीके से काम करेगी ये टास्क फोर्स? सर इंसदाद पोलियो के हवाले से जो टीम का काम करना है वो काफ़ी महारत रखते हैं इस शोबे में। तमाम DHOs के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में पोलियो की टीमें होती हैं और जो घर घर जाती हैं और उसी तरह काम करेंगे। लेकिन जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सारे सिक्योरिटी एजेंसी इंक्लूडिंग पाक आर्मी हमारे साथ होती है
और उनका बड़ा इसमें किरदार है। और जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनमें जो है वो ज़्यादा तादाद में और बहुत मोहतात तरीके से कि कोई मिस ना हो जाए, वो इस तरह से टास्क फोर्स काम करती है। और टास्क फोर्स जो है हाई रिस्क एरियाज़ के लिए अलग से प्लानिंग भी करती है कि उसमें ये भी होता है कि ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा वर्कर्स के साथ जाया जाए ताकि उसमें सारे लोगों को कवर किया जा सके। अभी आपने कहा ना कि ऐसे इलाकों की भी निशानदेही की जाती है कि वहां पर कोई बंदा रह ना जाए, कोई बच्चा मिस ना हो जाए, तो ऐसे इलाके जहां पर मना कर दिया जाता है, जैसे कि हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि रिफ्यूजल सामने आता है, वहां के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? रिफ्यूजल एक बड़ा मसला है और था, और खुदा करे कि आइंदा ना रहे, लेकिन अब इसमें इलाकाई लोगों को, मौजूदीन को, उलमा को, दीगर शोबे के लोगों को साथ मिलाकर एक शऊर के हवाले से, उजागर करने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन अगर ये मामला इस तरह ना संभला तो हो सकता है कि हुकूमत इस पर आइंदा कोई कानून साजी भी करे। पाकिस्तान में जो है माइग्रेशन, इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन और दूसरी फिर जो है ना वो बॉर्डर माइग्रेशन बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ काफ़ी रहती है। तो अफगानिस्तान में काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं और अभी भी आप देखें कि शुमाली वज़ीरिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाका है। और फिर कुछ सोच की भी बात है कि हमारे यहाँ कुछ इलाकों में ऐसी सोच रखी जाती है कि कतरे ना पिलाए जाएं या ना पिए जाएं। बहुत सारी वजूहात हैं और जिसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। जो मुल्क से हमदर्दी नहीं रखते, मैं नहीं कहूँगा मुल्क दुश्मन किसी को, जो मुल्क से हमदर्दी नहीं रखते वो भी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। बाज़ जगह पर यह भी आता है कि सहूलियात ज़िंदगी जो है पूरी तरह मौसर नहीं है या दस्तयाब नहीं है, तो सवाल से भी रिफ्यू आता है इस तरह से। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तैयार है। रिफ्यूज़ल की आपने सर बात की, ये एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन और क्या वजूहात सामने आई हैं सर? क्या वजह है इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी विल पावर शो करने के बावजूद पाकिस्तान इस पर काबू नहीं पा सका अभी तक? पाकिस्तान ने इस बारे में काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं। पहले आप अगर देखें कि पोलियो बहुत ज़्यादा था और इस बार तो तकरीबन ये 15 माह में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन सडनली ये 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। और ये हाई रिस्क एरिया था, इसमें जो माहौलियाती जो हमने सैंपल्स लिए थे उनमें वायरस की मौजूदगी आ रही थी। तो आप इस तरह से कह लें कि बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था और इस पर काम भी किया जा रहा था। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसमें इतनी कामयाबी है कि हम तकरीबन उस हद तक पहुंच जाते हैं कि कहाँ पर माहौलियाती जो हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं उनमें होता है अगर ये वायरस, तो फिर ये किसी न किसी को अपना शिकार बना सकता है। तो इंशाल्लाह ऐसे एरियो में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक मती अमली जो है वो तरतीब दी जा चुकी है और दुआ कीजिए अगर तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों ने साथ दिया तो इसका खात्मा भी हो जाए इंशाल्लाह। तो ऐसे में पटेल साहब जरा ये भी बताइएगा, आपने कहा ना कि 15 माह बाद 3 केसेस सामने हैं, लेकिन वो भी यके बाद दी गए, तो किस तरह से हम देखेंगे किन इलाकों पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा? ज़्यादा उन इलाकों को फोकस किया जाता है जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं, जो हमारा टारगेट होते हैं, जिनमें माहौलियाती सैंपल में पोलियो की मौजूदगी की निशानदेही होती है। तो उन एरियाज में ज़्यादा काम होता है, लेकिन जनरली हर जगह ही काम होता है क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं। ये मूविंग एंड ट्रैवलिंग होता है इसमें, तो इसलिए सब जगह ही ज़्यादा काम किया जाता है। बिलखुसूस केपी और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज जो है वो हाई रिस्क करार दिए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों की आमदोरफ्त मुल्क में हर जगह, बिलखुसूस कराची और बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस एक जगह नहीं रुकता, ये हर जगह जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जो हाई रिस्क एरिया जिससे मुतालिक आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़ाहिर माजी में भी इनकी निशानदेही हुई है, अब ऐसी क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी कि स्पेसिफिकली इन इलाकों में, इन हाई रिस्क एरिया में कोई बच्चा खतरों से न बचे, उन सबको खतरे पे लाए जाएं? जी, माजी में मुहिम चलती रही, अब भी मुहिम चलेगी और इसी वजह से रिड्यूस हुआ है ये रेट बहुत। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी देखा जा रहा है और इस पर जैसे कि मैंने कहा कि इक़दाम पहले से ज़्यादा किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हम इस जंग में कामयाब होंगे।
चलें सर, बस लास्टली हमें ये भी बता दीजिए कि पोलियो मुहिम के 100% नताइज यकीनी बनाने के लिए प्लानिंग क्या रखी गई, क्योंकि आपने से पहले कहा कि कानून साजी पर भी बात हो सकती है और आगे इस मामले को पार्लियामेंट भी ले जाया जा सकता है। में थोड़ा सा अगर कोई बच्चा खतरों से न रह जाए, ये थोड़ा सा जिम्मेदारी हम सब की है। मजहबी जिम्मेदारी भी है, माशी जिम्मेदारी भी है, माशरती जिम्मेदारी भी है। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, उल्मा हों, असातिज़ा हों, जर्नलिस्ट हो, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। एंकर पर्सन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सारे लोग हों। तो जो असातिज़ा हों, माशरे का बाशऊर तबका अगर इस बात को गली गली घर घर फैलाएगा तो इसमें भी बहुत मदद मिलेगी। बाकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन जो लोग एक जगह नहीं रहते, जगह मतलब रहने की जगहें तब्दील करते रहते हैं, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ये वो सारी बातें थी जो मैंने बताई आपको, और इसीलिए हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह। और हमारे जो पार्टनर्स हैं, जिस तरह रोटरी पाकिस्तान है, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, वो भी हमारे साथ पूरी तरह मुस्तनद तरीके से हमारे साथ हैं। फोर्सेस का हमें पूरा सपोर्ट है। और आपने देखा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो मौजूद थे, और सब इस बात पर पूरी तरह यकीन रखते थे कि इंशाल्लाह हम इसमें 100% इसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अब हम दो ही मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो इस वायरस की जद में है, वरना पूरी दुनिया से फ्री हो चुकी है। अगर अवाम ने, ज़िंदगी के हर तबके ने, हर इंसान ने, हर पाकिस्तानी ने इस मामले को समझा और अपने बच्चों को माजूरी से बचाया, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को माजूरी से बचाया और शऊर फैलाया, तो इंशाल्लाह इसका खात्मा ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि किसी एक मुल्क में या किसी एक शहर में, किसी एक कस्बे में अगर एक केस भी है तो पूरी दुनिया के लिए वो खतरा है। इसलिए मिलकर स्ट्रेटजी बनाई जाती है ताकि इसका खात्मा हो सके। और जो जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि बाकी तो जो इदारे हैं शुएब, वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिसमें उन्होंने मीडिया का नाम लिया, एंकर्स का नाम लिया, बहुत सारे ऐसी शोबी शख्सियात का भी जिक्र किया कि वो भी अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों में अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें कोशिश कीजिए कि अगर आपके किसी भी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के थ्रू आप किसी को एक पॉजिटिव पैगाम दे सकते हैं, जो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है, पूरे मुल्क और कौम के लिए, उसमें अपना किरदार जरूर अदा कीजिए। बिल्कुल ठीक है। चलें जब बढ़ते हैं आगे, और अब आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब और लेकर चलते हैं मदीना। जिक्र करेंगे मस्जिद नबवी से मुल्हिका म्यूजियम का। चंद साल पहले वो म्यूजियम तामीर हो रहा था। उस वक्त से लोग सोच रहे थे कि जब ये तामीर हो जाएगा, जब यहाँ पर नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा, तो क्या खूबसूरत मनाजिर यहाँ पर होंगे, कितनी ज़बरदस्त हिस्ट्री जो यहाँ पर आवाम को दिखाई जाएगी। तो अब उससे मुतालिक हम जिक्र कर रहे हैं कि एक नुमाइश का एहतमाम उस म्यूज़ियम में किया गया है, और इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार के अलावा जो दीगर अदवार गुजरे हैं, उसमें मस्जिद नबी की जितनी तोसी हुई, जो उसका फ़न तामीर है, इसको मॉडल्स की शक्ल में पेश किया गया है। कैसे तब्दीली आती गई, कैसे उसमें कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट की जाती रहीं, कब कब उसमें उसकी तोसी हुई, कब कब उसमें नई नई चीज़ें हम देखते रहे। तो इस नुमाइश में जो मस्जिद नबवी का कदीम मेंबर है, ये भी लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहा। जबकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी मुफीद मालूमात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। चूँकि बहुत ही कम लोग हैं जो रोज़ा रसूल के अंदर जो गए हैं, जो जा पाए हैं, क्योंकि ज़रा वो क्लोज्ड है, लेकिन बहुत कम लोग जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो उसके अंदर गए, तो उन्होंने अंदर देखा कि क्या माहौल अंदर का है। तो वो जब शेयर करते हैं तो ज़ाहिर है वो सुन के आप कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो उसके हवाले से मुफीद मालूमात वहाँ पर आने वालों को दी जा रही हैं। और इस नुमाइश में बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद समेत आले सऊद की जो ज़ेर निगरानी मस्जिद नबी की तोसी हुई और इसकी जो जदीद तामीर है, इसको भी उजागर किया गया है। बिल्कुल, तो ये कुछ अपडेट्स है जो कि हमने आपको इस म्यूजियम के हवाले से दी हैं। जरा आप आगे बढ़ते हैं, एक और एक अहम मामले के साथ शेयर करेंगे, वो इस तनाजुर में भी शेयर करना आपके लिए साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब चूंकि इंशाल्लाह मुस्लिम उम्मा जो है वो हज के फरीज़े की अदायगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और गालिबन कुछ ही दिनों में जो है वो हज पैकेज के हवाले से अनाउंसमेंट भी आ ही जाएगी। इसमें एक अपडेट आई है, मैं कोई नाज़रीन को दे भी दें कि वज़ीर बराए मजहबी अमूर साहब ने कल कहा है, ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश भी है,
ख्वाहिश भी है और इस हवाले से उन्होंने सफ़ीर जो सऊदी सफ़ीर है उनसे मुलाकात कर कहा है कि जो अपर एज लिमिट है इसको हम 75 साल तक कर दें। उन्होंने कहा हमारे कुछ कल्चरल मामलात है इसको देखें, तो जिस पे सफ़ीर साहब ने कहा कि वो ज़रूर ये मामला जो है वो आला जो हुकाम है उन तक पहुँचाएंगे। तो लेट्स सी इस पर क्या अपडेट आती है। बिल्कुल, इस अपडेट का भी इंतजार रहेगा और फिर डेफिनेटली वो जो पैकेज अनाउंस किया जाना है उस पर भी सबकी निगाहें जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे में सऊदी अरब से ही एक और अहम खबर आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने सामान में आबे जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद करते हुए एयरलाइंस को अब नई हिदायत जारी की गई हैं। अच्छा, ये नई हिदायत क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसके बारे में भी जरा आपको अपडेट करते। कहा यह गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि आबे जमजम ले जाने से मुतालिक जो है वो नोटिफिकेशन बाकायदे तौर पर जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को सामान में आबे जमजम ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जी हाँ, जो आपका सामान है, जो आपका लगेज है, आप उसमें आबे जमजम नहीं लेकर जा सकते और ये जो हिदायत है वो जारी कर दी गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये मालूमात तो हमें पहले भी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ चीजें जरा क्लैरिटी के साथ आज हम बताएंगे। या जरा आप यूं भी कह लेते हैं इसको कि पहले सख्ती कम थी, पहले चेक्ड इन बैग में भी लोग जमजम की बॉटल्स ले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो जमजम की बॉटल पैक होती है, जिस तरह पहले भी था कि आपको 2 बॉटल्स मिलती थी और बस सामान में आप बस जमा कराते थे और वो आ जाती थी, यानी आप चेक्ड इन बैग के अंदर नहीं रख सकते थे। तो अभी उन्होंने क्लैरिटी दिया कि सख्ती ज़्यादा होगी, ऐसा ना कीजिए। और ये हम सबको मालूम होना चाहिए जो वहाँ पर जा रहे हैं कि आपने चेक्ड इन बैग्स के अंदर जमजम की बॉटल्स नहीं रखनी। जो एक तरीक़ेकार उन्होंने वजह किया उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको लेकर चलना है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और अहम मामला, उस पर बात आपको याद है कल भी हमने जिक्र किया था। टिकटॉक वीडियोस से मुतालिक हम बात करते हैं, एथिक्स से मुतालिक हम बात करते हैं। एक ऐसी खातून जिन्होंने एक टिकटॉक वीडियो बनाई जिसमें देखा कि पीछे आग लगी हुई है, जिस पर वो खातून तो अब ये फरमा रही हैं कि जी वो आग पहले से लगी थी, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी। जिस पर सवाल लोग उठाते हैं कि अगर वो आग लगी थी फिर कंटेंट तो ऐसा होता कि आप बताती जाके आग क्यों लगी। आप सवाल उठाती हैं, आप आग बुझाती हैं, लेकिन आपने वहां पे समझा कि वो रैंप है आपका और आपने वहां वॉक किया और आपने वो वीडियो वायरल की। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा ज़रियाब के सुबह पाकिस्तान की खबर का ये असर है। हमने कल इस पर बात की और हमने कहा कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी जिम्मेदारी है, ये उस कंटेंट को रिमूव करें और टिकटॉक ने वो कंटेंट अब रिमूव किया है। वेरी गुड, और इस तरह की इनिशिएटिव लेने भी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं कि जहां से आवाज़ अगर बुलंद की जाए तो यकीनी मानों में वो आवाज़ें जो है वो सुनी जाती हैं और इसका अच्छा इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर पड़ता है। तो टिकटॉक का भी हम इसमें शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस किस्म के कंटेंट को रिमूव किया, लेकिन आगे के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म का ऐसा कोई भी कंटेंट जो है वो जनरेट किया जा रहा है उस पर आपने खुद से कतगन लगानी है। इसी मामले पर बात करने के लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट, साइबर क्राइम जर्नलिस्ट अमरीन चौधरी साहबा ने हमें ज्वाइन किए हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू। तो अच्छा अमरीन, जिस तरह से ये वाक़या रिपोर्ट हुए को वैसे तो पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इस वाक़े को बड़ा ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि एक तरफ हम लोग माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हीट वेव की बात करें, तो दूसरी तरफ माहौल के साथ गिनाउना खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया सिर्फ पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करे, इस इस्तेमाल को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना सबसे पहले बच्चों को ये जो भी टिकटॉकर्स में ये नहीं कह सकती एक चीज़ को हम लेबलाइज करें, बट हर चीज़ को एक लिमिट में यूज़ करें, एक बैलेंस में यूज़ करें। क्योंकि कोई भी ऐप है, चाहे टिकटॉक है, डिफरेंट ऐप्स हैं, स्नैपचैट है, कुछ भी है, लेकिन हमें उसके पॉजिटिवली भी यूज़ करना चाहिए। उससे पहले उसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। एज अ साइबर क्राइम जर्नलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आप लोगों को एडवाइस ही कर सकती हूँ क्योंकि कोई भी थिंग्स आप यूज़ करें, कोई चीज़ आप यूज़ करें, पहले देखिए इसके माशरे पे क्या एक्सपेक्ट है, हमारी कंट्री पे इस पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो अगर हम किसी जगह कोई मीडिया पे कोई चीज़ वायरल होती है तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। विद इन अ सेकेंड पूरे पाकिस्तान के पूरी वर्ल्ड में ये जो फायरवॉल इंसिडेंट हुआ तो इसके मिसहैप्स हो चुके ऑलरेडी। हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बजाय कि उसका नाम अपनी कंट्री को फेक वर्ड्स में मत यूज़ करें। आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन अमरीन ये बताइएगा कि ये कितनी इसकी अहमियत है कि जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसा कंटेंट बैन भी करें, सख्त एक्शन वो खुद लें। जिस तरह इस कंटेंट को रिमूव तो किया गया, जब इतनी बहस हुई, जब हमने भी इस मुद्दे को उठाया, अब होना तो ये चाहिए कि सिर्फ कंटेंट रिमूव ना करें, ऐसे यूजर्स को बैन किया जाए, सख्ती दिखाई जाए।
देखिए शुएब, आपने कुछ अर्सा पहले देखा था टिकटॉक पे बैन हो चुका था। कुछ लोगों की हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी बुराइयां थी जिनकी वजह से इस ऐप को बैन किया गया था। फिर लोग उसको डिफरेंट तरीकों से मिसयूज़ करते रहे। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि हमें चाहिए सबसे पहले कि अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ये स्टेप उठाए तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना कर सके। क्योंकि एक तो उन्हें पनिशमेंट करें, क्योंकि अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाए ना, बाय डेवलप कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ पे कोई भी इस तरह का जुर्म करता है तो उसे या तो उम्र कैद की सजा होती है, क्योंकि आप एक कंट्री को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, नॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हो, तो वो शुड अवेयर, आई थिंक। लेकिन अमरीन एक बात और, ज़रा आप ऐसे मामला देखती हैं, हमारे कवानीन, उसकी थोड़ी सी बात भी कीजिएगा, कवानीन फिर क्या कहते हैं ऐसे मामले में, और किस किस्म के लॉज मौजूद हैं हमारे पास? देखिए लॉज तो हमारे पास बड़े मौजूद हैं। अब साइबर क्राइम्स का जो FIA, नो डाउट FIA डूइंग ग्रेट जॉब, FIA अच्छा काम कर रहा है। वो कुछ कानून ऐसे हैं जिन पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ कानून ऐसे जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जैसे ऐसे कुछ कानून मीडिया के लिहाज से, अब देखिए पैमरास के लॉज हैं, पैमरास ने कितने लॉज ऐसे बनाए हैं, डिफरेंट चैनल्स को देख लें। तो इसी तरह ये जो ऐप्स हैं इनके लिए भी लॉज हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन होने में आई थिंक सो कि अभी टाइम लगेगा। वक्त के साथ साथ में भी इंशाल्लाह वी डू बेटर, अच्छा कर सकेंगे। अच्छा अमरीन, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मसला ये भी आता है कि हम ये कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को रोकें। हमारे यहाँ दूसरा बड़ा मसला ये आ जाता है कि हमारे यहाँ वालिदैन इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं, उन्हें नहीं मालूम अब किस किस्म की ऐप्स आ गई। मैं अपनी वालदा का जिक्र कर रही हूँ, अपने उन्हें फ़ोन सुनने और फ़ोन काटने के अलावा कुछ समझ नहीं आती। हमारे दौर के वालिदैन कुछ इस तरह से बड़े सादा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में अब आप समझती हैं कि जो घर के बड़े बहन भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कजन्स वगैरह हैं, ये जिम्मेदारी अब उन पर जाकर आयद हो जाती है कि जरा वो बच्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें कि वो क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए जरा फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर छोटा सा ना, तो उसके हाथ में अगर हम सेल फोन दे दें, एज लिमिटेशन करें, सबसे पहले एज करें और स्क्रीनिंग टाइम देखें। और ऑल डे मदर्स जो है अपने काम में बिजी है, बच्चे को मोबाइल फोन दिया वो लगा हुआ डिफरेंट ऐप्स जो कुछ कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा देर के लिए होगी, जैसे सेल फोन है, तो हम उसे नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो पेरेंट्स को मैं इस सिलसिले में चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स को ना हमें खुद ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहले पेरेंट्स वो अनएजुकेटेड थे, लेकिन आज नाउ वो इंटर इन द 21st सेंचुरी, तो वी शुड ट्रेन आवर किड्स के साथ वी शुड ट्रेन आवर पेरेंट्स। हमें पेरेंट्स को भी चाहिए, एज अ पेरेंट्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि घर का कोई बड़ा है या बहन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स हैं स्कूल में, और साथी भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि बच्चों को बताएं। नो डाउट अब वीडियो गेम्स है, डिफरेंट ऐप्स है, यूज़ करें, बट उनको एक लिमिट में करें, एक तरीके से करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, नॉट नेगेटिवली। ठीक है अमरीन, बस लास्टली बताइए पेरेंटल गाइड्स इंपॉर्टेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ये समझाना एक आसान चीज़ है पेरेंटल गाइड के, कैसे आप उस पर चेक रख सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे? शिव ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे कैसे दरिया को कूजे में बंद कर देना, ये एग्जांपल मैं इसकी एक दे सकती हूँ। लेकिन हाँ ये तो बहुत टफ है। लेकिन एक गूगल पे अगर देखिए कुछ ऐप्स आजकल ऐसे चले हैं कि पेरेंट्स के पास, अगर पेरेंट्स के प्राइवेसी चेक कर सकते हैं बच्चे की, वो एक ऐप्स हैं, उन ऐप को अगर वो डाउनलोड करें तो बच्चे के मोबाइल पे जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो पेरेंट्स अवेयर एवरीथिंग व्हाट चाइल्ड कैन डू, कि बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में वालिदैन सब बाखबर होंगे। ठीक है, यानी पेरेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप इससे मुतालिक हमसे कर रही थी। और ये बड़ा अहम है, पेरेंट्स को भी समझाना, बताना, ट्रेन करना कि पेरेंटल गाइड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और ऐसी एप्लीकेशन भी अब तो मौजूद है जिसके थ्रू आप चेक कर पाते हैं, या जिसके थ्रू बच्चे को भी एक अलार्म जाता है कि आपने इतनी देर फ़ोन यूज़ कर लिया, या ये एप्लीकेशन है जहाँ आप जा सकते हैं और ये एप्लीकेशन पे आप पर पाबंदी, आप नहीं जा सकते, वहाँ पासवर्ड्स लग जाएँ, एक्सेस ना हो ऐसी एप्लीकेशन के, ऐसे पेजेस की। और बिलखुसूस मैं टिकटॉक की बात करूँगा, ऐसा कंटेंट बच्चों के सामने से ना गुजरे, ये बहुत अहम है। बढ़ते हैं आगे और हम बात अब करेंगे बुद्ध मत मज़हब के पैरोकारों ने बुद्धा के यौम पैदाइश का जो मजहबी त्यौहार वैसाख है वो 2 रोज़ पहले मनाया। इस तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत भी की है। एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए मिलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। गुज़िश्ता दिन बुद्ध मत के पैरोकारों ने टेक्सला में बुद्धा के यौम पैदाइश का मजहबी त्यौहार वैसाख मनाया। इस मौके पर PTDC, TDCP और गंधारा रिसोर्स सेंटर ने मुश्तरका तौर पर तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय वर्मा ने महाबोधि ट्री की रूहानी और सकाफती अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि थाईलैंड के सफारतकार चक्राइड कराई चॉयवोंग ने पीस बेल की अहमियत से आगाह किया। Being coming from a Buddhist country, we see that the amount of tolerance and assistance given by the government of Pakistan for the tourists to come and see the Gandhara heritage, which we have a lot of connections from the past.
So I must thank the government and the organizers of this event. We are very happy to be here in our second hometown, which is Pakistan, to see the very important artifact from Gandhara civilization. We are very happy that this year is 70th anniversary of the relationship between Thailand and Pakistan. इस तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद, खुसूसन बुद्ध मत के पैरोकारों, मसीही और हिंदू बरादरी ने शिरकत की। गंधारा रिसोर्स सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम उमर ने पाकिस्तानी सकाफती विरसे के मकामात की अहमियत से आगाह किया। जो तक्षशिला है, जिसके तहत इसका नाम हमने तक्षशिला विसाख डे फेस्टिवल रखा, तो तक्षशिला एक ऐसा नाम है कि दुनिया की 7-8 ज़बानों में इसका नाम है। संस्कृत में इसका नाम है, इसका ग्रीक में नाम है, इसका रोमन में नाम है, इसका जापानीज़ में नाम है, इसका चाइनीज़ में नाम है, इसका तिब्बतन में नाम है। तो ये एक ऐसा एक विरसा है जो गंधारा का कि जिसकी ग्लोबल रेजोनेंस है। जबकि पीटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि सकाफती विरसे और मजहबी अहमियत के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का अखलाकी फ़र्ज़ है। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, ख़ास तौर पर टेक्सला और गंधारा का ये सारा इलाका जो पेशावर से लेकर सवात तक के वादियों पर मुश्तमिल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ से महायाना बुद्धिज़्म सारी दुनिया में फ़रोग़ पाया। और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के ये इलाके जहाँ पे बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, स्टूपाज हैं, मोनास्ट्रीज़ हैं और वो मराकज़ हैं जहाँ से बुद्ध मत की तालीम सारी दुनिया में फैली है। तकरीब में शरीक लोगों का कहना था कि पाकिस्तान मजहबी सियाहत का मरकज़ है और ऐसी तकारीब से पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। जी, तो वसीम बलोच की बनाई गई रिपोर्ट आपने देखी और बड़ी ही एक अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रही है। कुछ ऐसे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन जब हम उन्हें एक कहानी की सूरत में अपनी आंखों में के सामने देखते हैं तो नजरियात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। आपको किसी मजहब के बारे में या किसी कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है और रिलीजियस टूरिज्म की तरफ हम कदम भी बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। चले जी, आगे बढ़ते हैं, एक और कदम बढ़ाते हैं जो कि पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई है और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर उन्होंने तबादला ख्याल की। कुछ विजुअल्स हैं उस मुलाकात के जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ताहम दोनों रहनुमाओं ने वसीउल बुनियाद और कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। और डिटेल्स अगर हम कुछ और मज़ीद आपके साथ शेयर करें तो अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात इंतहाई सूदबंद रही है। बिल्कुल, दो अहम मामला जिन पर डिस्कशन हुई है उसमें से एक मामला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, उस पर तबादला ख्याल किया गया है और एक मामला है इस्लामोफोबिया के कैसे हम इससे निमट सकते हैं, कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, उससे मुताल्लिक भी उनकी गुफ्तगू रही है। छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे हीट वेव का हमारी स्किन पर क्या असर, कैसे बचा सकते हैं अपनी जल्द को, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लेकिन ब्रेक के बाद बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। नया है पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शुएब आपको बता चुके थे कि जब वापस आएंगे तो हीट वेव के असरात के हवाले से बात करेंगे। खैर उस दिन जब हमने बात की थी डॉक्टर साहब से हीट वेव के हवाले से, तो जिक्र ये किया था, आप लोगों के साथ शेयरिंग इस लिहाज से की थी कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस किस्म का जो सन एक्सपोजर है आपने उसे बचना है। लेकिन आज हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है जिनसे पहले भी आप सुबह पाकिस्तान में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज उनसे थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी का ऐसा हिस्सा जो ज़्यादातर जो है वो धूप और हवा और पानी का शिकार होता है, लाइक हमारे इतने इतने बाजू, हमारी पाँव और हमारी टांगों का इतना इतना हिस्सा, हमारा चेहरा, हमारी नेक और हमारी नेक का ये बैक एरिया। तो इस पर आज बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर रहा साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इतने फ्रेश, इतने ग्लोइंग कैसे हैं इस गर्मी में आप? बिकॉज मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हम नहीं है सर, और आवाम नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि वो लोग जो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे गर्मी से बचने के लिए, वो घर के अंदर मौजूद हैं, तब भी वो खिड़कियाँ खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लू भी अंदर आ रही है, गर्मी आ रही है, ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, तो इस हीट वेव के दौरान क्या वाकई स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? अच्छा, ये जिस तरह मैडम जरिए आपने खुद ही बता दिया है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड पार्ट है ना सन रेज को और हीट को, वो हमारा स्किन है। बिल्कुल, मतलब स्किन ही सेव करती है बॉडी को कि जो हीट है वो अंदर पेनिट्रेट ना करे और बॉडी उससे सेव रह सके। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट भी है और सबसे ज़्यादा डैमेज भी ही होता है। तो इसलिए आपने जिस तरह सवाल किया कि अगर हम घर के अंदर भी हैं, इवन देन स्किन डैमेज हो सकती है, इवन देन आप हीट वेव से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जो मेरी रिकमेंडेशन है बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट, वो ये है कि आप कोशिश करें कि जो सन रेज में बाहर, मतलब जब धूप ज़्यादा होती है आप बाहर ना जाएं। मतलब अगर तो आपके लिए फिजिबल है और आप कोशिश करके इसमें इसको कर सकते हैं कि जी कि आप बाहर ना जाएं, सन एक्सपोजर ना लें, स्पेशली ड्यूरिंग मिड डे जब सन रेज ज़्यादा होती हैं। होता क्या है कि इनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं गर्मियों में, और या जिस तरह से आजकल हीट वेव इन्होंने हमारे महकमा मौसमियात ने डिक्लेयर कर दी हुई है, इस सीजन में क्या होता है कि सन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और उससे स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। सन रेज क्या करती हैं, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन को रिंकल्स भी प्रोड्यूस करती हैं स्किन पे, और साथ पिगमेंटेशन भी कॉज करती हैं। और होता क्या है कि जिस तरह से हम फिर कहते हैं कि सन बर्न हो गया है, या फिर ये कि चेहरे के ऊपर जब रिंकल्स आते हैं तो एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। आप जिस तरह शुएब भाई हैं, ये हमेशा यंग नजर आते हैं, तो ये अगर सपोज कि इनका एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा तो इनके फेस पे भी रिंकल्स आ सकते हैं। किसी के फेस के ऊपर भी जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो रिंकल्स आते हैं और फेस के ऊपर एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप इंडोर रहें। सही। लेकिन होता यूँ है कि अक्सर लोगों की नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि सन एक्सपोजर अनअवॉइडेबल है, मतलब जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटेक्टिव मेजर्स लें। प्रोटेक्टिव मेजर्स में सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने फेस को, अपनी बॉडी को ना आप कवर करके रखें, डायरेक्ट सनलाइट ना आए। जी, डायरेक्ट सनलाइट ना आए। मैडम ने अभी खुद बताया कि जी कि आप जो है वो जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स लें, पहने। कोशिश करें कि चेहरे को भी ढांप के रखें। जो लड़के हैं, जेंट्स हैं, वो पी कैप यूज़ कर लें, हैट यूज़ कर लें। लेडीज़ अक्सर अम्ब्रेला यूज़ करती हैं, छतरियाँ यूज़ करती हैं कि जी कि आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, उससे आप बच सकते हैं। दूसरी प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। जो सन ब्लॉक है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करना सर्दियों और गर्मियों में दोनों में बहुत ज़रूरी है। बट गर्मियों में ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि गर्मियों में इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है सन रेज में, अल्ट्रा वायलेट रेज की। उससे बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ये कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे सन एक्सपोजर में हैं तो फिर हर 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक की कोटिंग चेंज करें, मतलब दोबारा लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक की भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, सर्टेन लेवल तक वो सन रेज को ब्लॉक कर सकता है या उसके डैमेज से आपकी स्किन को सेव कर सकता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी लूज होना शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप सन ब्लॉक 2-3 घंटे बाद चेंज कर लें। ये वाकई बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ को मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है। ये मैं आप लोगों से आफ्टर दिस शो ज़रूर डिस्कस करूँगी अपने सोशल मीडिया पर कि ये सन ब्लॉक जो है और किस कंपनी का आप लोग अगर लगाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक ये तो वो है ना जो हमें सन एक्सपोजर की वजह से बड़ी स्किन इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये इशू भी बहुत जेन्युइन है कि अगर आप वाटर इनटेक आपका बहुत कम है, आप ठंडा फ्रूट नहीं ले रहे हैं या ठंडे मशरूबात नहीं ले रहे हैं, अगर ये भी ना आप लें तो आपकी जिस्म के अंदर एक हीट पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं गर्मी दाने निकलना शुरू हो गए हैं, आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है बच्चों को ये फिंसी फोड़े जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जो है ये खाने पीने में भी कितनी एहतियात और कुछ रेकमेंड करेंगे? जैसे दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अच्छा मैडम, बड़ी अच्छी बात की है आपने, और ये तो मैंने आपको स्किन की केयर के बारे में बता दिया कि आप भी इससे एक्सपोजर से अवॉइड करें। लेकिन जो दूसरी बात जो मैडम ने हीट वेव की बात की है, हीट वेव से बचने के लिए जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है तो वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है जो कुदरती तौर पर हमारा निज़ाम है बॉडी का, वो ये है कि जब पानी पीते हम तो हमारी बॉडी से पसीने के ज़रिए पानी बाहर जाता है और हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारा अपना बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है कि वो एक सर्टन लेवल तक आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके लिए अगर पानी बॉडी के अंदर होगा तो ही पसीने के जरिए बाहर जाएगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। और जिस तरह से मैडम ने कहा कि इस दौरान पसीना भी ज़्यादा आता है, लेकिन अगर खुद आपका वाटर इनटेक कम है, पानी भी ज़्यादा नहीं पी रहे आप, और दूसरा ये उसका ये नुकसान ये होता है कि पानी होगा नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर आपके जो इंटरनल मैकेनिज्म है आपका, तो वो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो कि फर्दर किसी भी बड़े उसकी तरफ जा सकते, डिजास्टर की तरफ जा सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम करें। दूसरा मैडम ने कहा जी मशरूबात का इस्तेमाल वो भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं। अगेन स्लीप का भी जो है उसका भी बड़ा रोल है। स्लीप का आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी स्किन पे, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के ऊपर स्लीप का बड़ा बहुत रोल है। इसलिए 7 to 9 आवर्स रिकमेंडेड है कि आप नींद जरूर लें। बिल्कुल ठीक। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हमारे मुंह सूज जाते हैं सुबह शो करने से पहले। तो मैडम स्लीप की टाइमिंग को चेंज कर लें, अदरवाइज जो है ना फॉर गुड हेल्थ स्लीप लेना बहुत जरूरी है। आई हैव डिस्कस वन ऑफ माई गुड फ्रेंड जो हमारे सीनियर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। अच्छा। मैंने भी उनसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि सर हो जाती है सिर्फ आंखें सूजी हुई है। और एक दिन मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट हूँ, 2 रोज पहले की बात है, मेरा भी मुंह बागड़ बिल्ले जैसे वो मतलब श्वेव की भी आंखें सूजी हुई, नोज भी सूजी हुई। मेकअप आर्टिस्ट के जरिए अब आपने वेट गेन कर लिया और मैं अच्छा घबरा गई हूँ। श्वेव के मैं तो गेन कर लूँ लेकिन अच्छा श्वेव की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो इसमें भी थोड़ा बताएगा डॉक्टर साहब कि कितने आवर्स अगर आपने लिए हैं, क्योंकि बाजू का दस हमने 3-4 दिन टिका के काम किया है, फिर एक दिन कहते हैं चलो सो जाते हैं, जब सो के उठते हैं अगले दिन फिर शो होते हैं, मुंह फुटबॉल बना हुआ होता है। मैडम उसमें यह है कि आपके जो सोने की टाइमिंग है ना, उसको अगर सपोज कि आपका 8 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और आप 7 बजे उठ रहे हैं तो उसके इफेक्ट तो रहेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उसके बॉडी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ आपको वो ये है कि आप 7 to 9 आवर्स स्लीप पूरी करें। आप 9 बजे सो जाएं सुबह, आप उसके अकॉर्डिंगली देख लें कि आपके 7 घंटे काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 5 बजे उठ जाएं, उसी के अकॉर्डिंग उठें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी रूटीन लाइफ हो उसमें कोशिश जरूर करें। ये जो नींद है ये सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं करती, आपकी मेंटल हेल्थ भी उसके ऊपर इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे ही है। तो इसलिए आपके क्योंकि वर्किंग आवर्स जिसकी भी वर्किंग और ज़्यादा हैं, उनको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम ये समझते हैं कि हम 10 घंटे काम करेंगे तो हमारी काम के जो है ना हम 10 घंटे का काम कर लेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं वो ये कहते हैं अगर आपकी नींद पूरी है तो आप 10 घंटे वाला काम 7 घंटे में कर लेंगे। आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और अलॉन्ग विद दैट मैंने जिस तरह बताया कि स्किन भी बहुत बेहतर होती है। आपके डार्क सर्कल्स जो लोगों में देखा आपने जिनको स्लीप डिप्राइवेशन का शिकार होते हैं, उनके डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे बचत हो जाती है। तो सन एक्सपोजर से बचने के लिए भी आप सन एक्सपोजर से भी बचें और साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। फ्रेश जूसेस लें, वेजिटेबल्स लें, और सन में बाहर जा रहे हैं तो एहतियात करें कि आपका सन एक्सपोजर ना हो। और सन एक्सपोजर मीन के डायरेक्ट सन रेज आपके फेस के ऊपर ना पड़े या अदर बॉडी पार्ट्स पे ना पड़े। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन अभी जरा हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा है, अमूमन आपको पता दिन बड़े हैं, खवातीन जो घरों में रहती हैं वो ज़रा जल्दी फ्री हो जाती हैं, स्पेशली हमारी वो खवातीन जो किचन में खाना छाना बनाती हैं, क्योंकि अब अगर आप बाहर के सन एक्सपोजर से बच रहे हैं तो बेचारियाँ चूल्हे के सामने रोटी बनाते बनाते, किसी की फैमिली बड़ी है, खाना बनाते बनाते टाइम लग जाता है, तो वो दोपहर का 2 से ढाई घंटे उनके पास फ्री होते हैं। कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ उनके मास्क अगर आप रिकमेंड कर दें कि वो कौन से बेहतर रहते हैं? देखिए जो फ्रूट के मास्क की बात कर रही हैं, फ्रूट मास्क जैसे कि आप हमारे बिने के फ्रूट पैक मास्क नहीं, जो आप ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क की कंडीशन में। देखिए मास्क की कंडीशन में ये तो आपने वो एक देसी टोटका पूछ लिया मुझसे। अच्छा ये देसी टोटका है। मैं आपको ये तो बता सकता हूं। देखिए मेरी तरफ से तो ये है कि आप अपनी जो डाइट है ना उसको इम्प्रूव करें, और अगर आपको दरमियान में 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं तो कोशिश करें, दिन जिस तरह आपने कहा ना बड़े हो गए और रातें छोटी हो गई हैं, तो उस वक्त अपनी नींद पूरी कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें अपनी नींद पूरी कर लें। नींद का स्किन के ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता है और हेल्थ के ऊपर भी आता है। बेसिक आपने केयर करनी है, नींद पूरी करनी है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, सन एक्सपोजर से बचना है, बाहर निकले तो आपने सनब्लॉक लगाना है। ये बेसिक स्किन केयर इन हीट वेव है। सर एक बात और बताइएगा,
जनरली जो हम फेशियल्स के हवाले से बात करते हैं, मास्क से मुतालिक बात करते हैं, स्किन केयर से मतलब सीरम्स की बात करते हैं, क्या हीट वेव में कोई रूटीन चेंज हो जाती है इन फेशियल्स को लेकर, इन मास्क को लेकर, सीरम्स को लेकर? देखिए हीट वेव का जो इम्पैक्ट आता है ना वो वही है कि सन रेज में इंटेंसिटी बढ़ जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज की, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ यूज़ की है, फॉर एग्जांपल जी कि आपने कोई फेशियल लिया है, और अगर सर्दियों में या बाकी सीज़न में आपके फेशियल का इम्पैक्ट रहता है 2 महीने या 1.5 महीना या महीना, तो अगर समर में आपका रेगुलर सन एक्सपोजर है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, एक ये होगा। दूसरी बात यह कि जो मास्क यूज़ किए जाते हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इंपोर्टेड मास्क हैं वो यूज़ करें ड्यूरिंग फेशियल्स या इस तरह के प्रोसीजर्स के दौरान ना, और सीरम से भी इंपोर्टेड यूज़ करें। इसके लिए लास्ट टाइम भी आपने मैडम जरियाब ने सवाल किया था कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें वो कोशिश करें कि प्रॉपरली ब्रांडेड हों या अच्छी कंपनीज की हों। अदरवाइज होता क्या है कि इन मास्क में, इन सीरम्स में लोग स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं, उसका फ़ौरन से रिजल्ट आता है, आप गोरे हो जाते हैं। गोरे होने का, मैं फॉर एग्जाम्पल जी मैंने यूज़ किया और मैं गोरा हो गया, आई एम वेरी हैप्पी कि जी कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, लेकिन वो स्टेरॉइड आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए जो आपने सवाल किया कि हीट वेव क्या इसके फेशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, वो यही है कि अगर आपका सन एक्सपोजर है तो उसके जो रिजल्ट रहने हैं, सस्टेन करने हैं, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक बात और भी सर कि ज़ाहिर है 3-4 दफ़ा लोग शावर लेते हैं, लेकिन उसमें मसला है कि खोलता पानी आता है, तो क्या ये गलती होती है कि बस बाहर से जैसे अंदर पहुंचे आपने फ़ौरन शावर लिया, पानी भी गर्म में आके फिर वो दूसरा तरीका कि आप थोड़ा टब में, बाल्टी में आप पानी पहले जमा करें, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए फिर आप बात लें? देखिए आप फ़ौरन से ना बॉडी को वो टेम्परेचर चेंज में ना लेके जाएं। ठीक है। जिस तरह से हम रिकमेंड करते हैं कि जो आप बाहर से आए हैं, जिस हम फ़ौरन से गर्म है तो फ़ौरन एसी में ना जाएं। दिस इज़ लाइक दैट कि आप फ़ौरन से अगर ऐसा करेंगे ना तो वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नॉर्मल, मतलब ये कि ये तो होता है कि जी कि आप गर्म से आए हैं और अब पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो आपकी स्किन को भी बर्न कर सकता है। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि जी जो पर्पस तो ये होता है ना कि आप इस सीज़न में अगर आप वापस आके शावर ले रहे हैं कि बॉडी को कूल डाउन करना चाह रहे हैं, तो कूल डाउन करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी तो ज़्यादा बेहतर है वो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो लोग मतलब ये नहीं कि अगर आप एसी से निकलकर गाड़ी में बैठ रहे हैं उसमें भी आने जाने में भी आपकी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही होती हैं, उससे बचने का क्या हम लोग सॉल्यूशन निकालें? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आप अभी जैसे अभी हम लोग शो अगर ख़त्म करके निकलेंगे और बाहर जाके गाड़ी में बैठेंगे तो 5 से 10 मिनट तो गाड़ी भी आपको ऐसी उबालेगी कि आपका केक बेक हो जाएगा इतने टाइम में। तो उसका तरीका यही है कि आप कोशिश करें कि जब गाड़ी आप लॉक करने लगे हैं तो अपने जो गाड़ी के मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, उनको थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि उसमें वेंटिलेशन होती है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी नई गाड़ी है वो ये कर सकती है, वो अब डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान करती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप जब गाड़ी में बैठे हैं तो अपने एसी ऑन करने के बाद फ़ौरन से आप मिरर सारे नीचे करें ताकि जो अंदर गर्म हवा होती है गाड़ी में वो बाहर निकल जाए और गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होता यूँ है कि जो आप फ़ौरन से वही बात जिस तरह आपने की ना कि ठंडे से गर्म में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर बुरा सकता है। इम्पैक्ट ये देखा कि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब रहना शुरू हो गया। छींकें तो मुझे पहले भी आती थी, अब तो उसमें तवातुर के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और डेली बेसिस पे गले में खराश वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू है। एनीवेज सर लास्टली एक और बात, बच्चों के हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में शॉर्ट्स पहन रहे हैं बच्चे, स्लीवलेस शर्ट्स हैं, भाग दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ से छिल रहे हैं, कभी कहीं और से छिल रहे हैं, कभी वो जगह काली हो रही है। बच्चों के लिए थोड़ा स्किन केयर बताएं। देखिए बच्चों की स्किन केयर ये है कि ये शॉर्ट्स पहनना, आप अगर इंडोर हैं तो वो यकीनन गर्मी के अवॉइड करने के लिए आप शॉर्ट्स ही पहनते हैं, आप जो है स्लीवलेस भी पहनते हैं और इस तरह से ड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको वही ड्रेस पहना के बाहर ना भेजें, ठीक है, सन एक्सपोजर में ना भेजें, क्योंकि अगर आप सन एक्सपोजर में भेजेंगे तो जो एरिया उनका कवर नहीं है तो वो सारा का सारा डायरेक्ट सन एक्सपोज होगा, उससे वो डैमेज हो सकता है। बाकी जो बात की है ना आपने कि वो गिरते हैं, वो छीलने का, उसका क्या है, उसका वही रूटीन की मेडिकेशन है कि बच्चे हैं वो खेलेंगे, वो सर्दियां हों वो गर्मियां हों, उन्होंने गिरना भी है और उन्होंने उनके ऊपर चोटें भी आनी है। सर्दियों में बचत हो जाती है ना, जरा मोटे कपड़े पहने होते हैं, हाँ, में कोई बचत नहीं होती, कोई बचत नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका बस ये है कि आप कोशिश करें कि अपने पास कोई भी टॉपिकल एंटीबायोटिक रख लें ताकि वो फ़ौरन से जब बच्चे अगर हो तो उसको इस्तेमाल दें। अगर तो ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है, चोट ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप। और हीट वेव में जो बेसिक स्किन केयर है हम उससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें मैं फिर रिपीट करता हूँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, डायरेक्ट सन एक्सपोजर कम से कम,
खातून है या मर्द कोई बात नहीं, छतरी लेके आप जाएं बाहर, आप घर से निकल बैंक भी जाए छतरी ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये रुझान है, अगर किसी ने अम्ब्रेला हाथ में रखी है तो लोग उसको जज करना शुरू, हाँ बिल्कुल जज करना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा केयर कर रही हैं या कर रहा है। तो मर्द और औरत, अगर हम लोग खवातीन कहते हैं ना कि हमें बराबर के हुकूक चाहिए, तो अगर आपको कोई भी भाई बुजुर्ग दोस्त अपना कोलीग अम्ब्रेला पकड़े में नजर आ रहा है ना, तो यार गर्मी उसको भी उतनी लगेगी। बुली नहीं करना आपने उसको, बुली बिल्कुल नहीं करना उस बेचारे को। चले ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़े, न्यूज ब्रेक है, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एक ऐसे ख्वाब की बात करेंगे जिसको ताबीर हासिल हुई। हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। एक ऐसी टीम जो जहां जाती है झंडे गाड़ के वापस आती है। हम ऐसी लड़कियों की बात करेंगे कि वैसे तो हम कहते हैं ना खातून ड्राइविंग अच्छी नहीं करती, बड़े उन पर सवाल उठते हैं। हम ऐसी लड़कियों से आपको मिलवाएंगे जो फार्मूला कार जो है उसको ड्राइव करती हैं। तो जनाब हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की टीम की आज बात कर रहे हैं कि जो 15 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 10 उसमें जो है वो मर्द हजरात शामिल हैं। और ये 9 लड़के हैं, एक भाईजान जरा बड़े वाले लड़के हैं ना, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही कर दिया, मर्द हजरात शामिल हैं, कोई माइंड ही ना करे, चले कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी जो टीम है माशाल्लाह 2018 में भी ये लोग एक इंटरनेशनल मुकाबले में गए थे और स्पिरिट ऑफ फार्मूला स्टूडेंट इन्होंने अपने नाम किया। स्टैंडिंग ओवेशन फर्स्ट टाइम इनको मिला उस वक्त जिन्होंने ड्राइव किया इस गाड़ी को, सबा जमान। आज भी इस टीम का हिस्सा यानी बानी है उस टीम की, औज फार्मूला स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बिल्कुल, तो जरा इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबा का तारुफ तो आप करवाई चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं और खुश भी होंगे क्योंकि एक नया फार्मूला जो है वो सामने आने जा रहा है। साथ बढ़ते हैं जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो कि इस बार गाड़ी ड्राइव करेंगी और ये हैं जनाब बुशरा खालिद। बुशरा अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, जरा स्ट्रिप की लेफ्ट साइड पे चलते हैं, वहाँ पर भी 2 लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद स्टूडेंट्स हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं सैयदा स्नेहा नकवी, मलाइका नासिर हैं। अच्छा, ये मलाइका नासिर हैं, वो सैयदा स्नेहा नकवी साहिबा है और ये मलाइका नासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जो मुकाबले जिसकी हम बात अब कर रहे हैं वो बरतानिया में होना है जुलाई में, जिसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या ये फार्मूला कार बन चुकी है या कि अभी मराहिल में है? और जिन्होंने ड्राइव करना है वो क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, कर चुकी हैं, या कि अभी वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी भर रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ एक लंबा सफर तय इन्होंने किया जो पूरा एक इसके पीछे एक मेहनत रही, आज हम उस पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट सबा जमान से ही करते हैं जिन्होंने पहले वो ड्राइव की थी। सबा थोड़ा सा प्लीज बताइएगा 2018 में आप जिस टीम के साथ गई थी, उस टीम में और आज की टीम में, उस कार में और आज की कार में क्या फ़र्क है? दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल हमने रॉ से सब कुछ स्टार्ट किया था, नया आइडिया था, खुद को इंजीनियर्स बनाया था। हम सब इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स थे उस वक्त, कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था टीम में। और 2017 में हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी और 2018 में हम लोग कंपटीशन पे गए थे। अब सिंस हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस टीम के पास एक्सपीरियंस था, आई एम हेयर, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये टीम बहुत बेहतर होगी और गाड़ी भी बहुत बेहतर होगी। लास्ट टाइम सब कुछ थोड़ा लेट था, फंड्स लेट थे, सब कुछ लेट था फर्स्ट एक्सपीरियंस की वजह से। और इस बार हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे उस एक्सपीरियंस के बेस पर सब कुछ बेहतर हो। तो माशाल्लाह हमारे पास मैक्सिमम टीम मैकेनिकल इंजीनियर्स की है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं और बहुत डाइवर्स टीम है और गाड़ी भी पहले से बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ज़रा उनसे बात करते हैं कि जिन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी है, गाड़ी का काम कितना हो चुका है बुशरा, कितना रह गया? दूसरा ये बताएगा, जब हम लोग फार्मूला कार की बात करते हैं इसमें कितनी कैटेगरीज शामिल होती हैं? क्योंकि अमूमन जब अभी हम लोग फार्मूला की बात कर रहे थे तो हमारी टीम भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि अच्छा ये वही वाली फार्मूला कार तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट आपसे लिए, लेकिन व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं, वो बच्चे जानना चाह रहे हैं जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं, कितना डिफरेंस है, मतलब एक फार्मूला कार की कितनी कैटेगरी सामने आती हैं? जी, गाड़ी पे तकरीबन 80% हमारा काम हो चुका है, हमारी सारी असम्बलीज तैयार हैं, वो बस आपस में अटैच होनी है और फिर हमारी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, फिर उसने टेस्टिंग पे जाना है एंड देन इवेंचुअली वो यूके जाएगी। तो बेसिकली गाड़ी की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। अगर आप बेस इंजन की बेस पे बात करें या डिज़ाइन की बेस पे तो वो 3 कैटेगरीज बनती हैं। सीवीज़ होते हैं, ईवीज़ होते हैं, सीवी यानी कंबस्शन इंजन, ईवी यानी इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद ये कौन सी वाली है? हमारी सीवी है, कंबस्शन इंजन, पेट्रोल पे चलने वाली। यस एग्जैक्टली। और उसके बाद हमारी ऑटोनमस कार आ जाती है, ड्राइवरलेस कार।
यस। तो ये अभी, और आप लोग सीवी पर हैं? यस। ठीक है जी। अब तक कितने पैसे लग चुके हैं इस गाड़ी पे? गुड क्वेश्चन। अराउंड 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन ऑन दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो अभी इससे ऊपर कॉस्ट बढ़ने का खदशा तो नहीं है? काफी है, काफी तो है। इसमें इस फंड मतलब इस दफा आप लोगों को मिल गया, और फर्स्ट एक्सपीरियंस पे आप लोगों को उतनी सपोर्ट हासिल नहीं थी? फर्स्ट एक्सपीरियंस पे भी हमें फंड्स मिले थे, लेकिन काफी लेट मिले थे, और इस बार भी हमें फंड्स मिले लेकिन थोड़ा टाइम पर मिल गए थे, तो वी आर एबल टू पुल इट ऑफ। अभी इट्स अ प्रोजेक्ट, होल प्रोजेक्ट, तो स्टार्टिंग से इट्स जस्ट नॉट कि आपने सिर्फ गाड़ी बनानी है, आपने गाड़ी लेकर जानी है, आपने पूरी टीम लेकर जानी है। कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी कॉस्ट अलग होती है, वहाँ पर अकोमोडेशन की कॉस्ट अलग होती है। पूरी टीम जाएगी सब? बिल्कुल, पूरी टीम जाएगी इंशाल्लाह। अभी कोशिश यही है। तो आप मीडिया टीम भी साथ लेकर जाए ना? Why not? अच्छा, लाइटर नोट ये जो मार्केटिंग वाला एलिमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम बात करेंगे। मलाइका थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा, कितना टफ रहा मार्केटिंग एलिमेंट? मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको जाके अपनी टीम की, आपकी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। आपने जाके अपने आइडिया को पिच करना होता है, दूसरे को समझाना होता है, उसे टाइम देना होता है, उससे आपने वेट करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी मीटिंग फिक्स हो रही है, फिर आप 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं फॉर नो रीजन। आपने इस सारे फंड के लिए कितनी मीटिंग्स की? बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स एक के बाद एक मीटिंग लाइन अप होती है, उसका पूरा चलता है। एक ही कंपनी के साथ 5-6 दफ़ा मीटिंग होती है, और एंड पे ऐसा भी टाइम आता है कि आपका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कोई ऐसा कमेंट जो सुनने को मिला आपको, जिस पर आपने कहा ये मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे ये था कि हम यूथ को क्यों स्पॉन्सर करें, और यूथ हमारे किस काम की। ये जवाब मिला? एग्जैक्टली। और इसलिए मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे फिर मुझे समझाना पड़ा उन्हें कि नहीं, आप यूथ ही है पाकिस्तान के, आप एम्पावर करें, क्योंकि आइडियाज़ को, जब इनोवेटिव आइडियाज़ को आप एम्पावर नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग तरक्की करेंगे। लेकिन जब आप ये कहती थी कि लड़कियां हैं और वो फार्मूला कार बना रही हैं, तो फिर क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शन आता था? उनको कहते थे, हमें सुन के तो उनको अच्छा लगता था कि लड़कियां बना रही हैं, और लड़कियां स्पेशली गिराज जाके काम कर रही हैं, क्योंकि गिराज में जब आप जाते हैं तो आपको आपका वही ऑयल लगा होता है, आपने डिफरेंट टूल्स पकड़ रहे होते हैं, आपके स्क्रैचेस आ रहे हैं हाथ पे। माँ बाप कहते होंगे हमने तो पढ़ने भेजा था, गिराज नहीं भेजा था। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और आपके टाइम निकालना पड़ता है आपको हर चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। स्नेहा की तरफ बढ़ते। स्नेहा, इन्होंने भी बताया जैसे मलाइका ने कि जब हम लोग जाते हैं तो ये हम यूथ को क्यों सपोर्ट करें, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चे क्या कर लेंगे। ये वाली भी एक होती है कि बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पैसा लगाएंगे, पैसा ज़ाया भी हो सकता है, तो उस तासुर को ज़ायल करने में कितना टाइम लगा कि आप लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग है बच्चियों की तरफ स्पेशली, उसको ख़त्म करें। और जब आपको पहली बार किसी ने फंड देने के हवाले से हामी भर ली, क्या खुशी थी उस वक्त? फंड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइक अच्छे खासे मिले हैं, तो वो लाइक आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। जब पहला फंड आप मतलब इनके, क्योंकि इसमें भी कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा ना बड़े अमाउंट के लिए, तो लाइक पहला लाइक फंडिंग वगैरह वाला सारा काम ज़्यादा नॉन टेक का था, तो मेरा काम यूजुअली गैराज और उस तरफ लाइक ज़्यादा था। तो उसमें लाइक बच्चों को लाइक क्यों फंड किया जाए और उसके लिए लाइक लड़कियों को क्यों किया जाए, तो इसमें ये है कि वी लाइक हम लोग न्यू जनरेशन है, हम लोग लाइक फ्रेश पढ़ के आ रहे हैं, सो आई थिंक वी कैन हैंडल दीज थिंग्स बेटर। तो इन दिस वे लाइक जबरदस्त। लेकिन ये आपकी डिग्री वैसे क्या है? मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आपकी? इंडस्ट्रियल डिजाइनर। और आपकी? इंडस्ट्रियल डिजाइनर। अच्छा, तो यानी इसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब चूंकि हमने पहले जब सनिहा बात की ना टेक्निकलिटीज़ की, थोड़ा सा उस पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये तो बताया जी इतने पैसे लगे, और ये वक्त कितना लगा, और क्या आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ी? वक्त हम लोग लाइक कोई 1.5 ईयर से काम कर रहे हैं इस पे। लाइक पहले डिज़ाइन का सारा फाइनलाइज हुआ है, तो एट द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर लाइक वी स्टार्टेड लाइक चेसी वगैरह और सब कुछ स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और लाइक अब हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं, तो वक्त लाइक क्योंकि फंड्स थे तो वक्त इतना ज़्यादा लाइक ठीक है, वक्त होता गया, डिजाइन होते गए, चीजें होती गई, तो टाइम पे सब कुछ होता गया। ये वैसे वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चे मुझसे भी जब शेयर करते हैं किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मूलाकार बनानी है, कोई और आपने गैजेट बनाना है, तो बच्चों को फंड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। आइडियाज उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। सबा चूंकि इस टीम में अब सिर्फ लड़के ही नहीं, अपने हमने जैसे पहले भी बताया कि लड़के भी शामिल हैं, लेकिन आप चूंकि लीड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, लड़कों के क्या, क्योंकि अब तो सब भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह चलते हैं, लेकिन फिर भी खोता होगा ना अगर किसी में एक्सपर्टीज अगर आपकी बुशरा की तरह सामने आएगी, तो कोई ना कोई गुस्से में खड़े होकर कोने में बोल रहा होगा
इनको आगे कर, यहाँ खुद लड़की है ना, इसलिए कैसे टीम को मैनेज करके चलती हैं? We have a story by the way. अच्छा प्लीज जरा बताइए क्या हुआ था? एक्चुअली 2018 में हमने डेलिबरेटली इसको ऑल गर्ल्स टीम नहीं बनाया था, इसमें लड़के भी थे, लेकिन उस टाइम भी लीड एक लड़की कर रही थी और काइंड ऑफ उनकी ईगो भी हर्ट हो रही थी कि एक लड़की से हम क्यों ऑर्डर लें। और जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया वी रियलाइज कि सब लड़के जा चुके हैं, जस्ट गर्ल्स। अच्छा। और उस टाइम पे ही ऑल गर्ल्स टीम बनी। वो जा चुके हैं या वो दे लेफ्ट द टीम की वजह से जा चुके हैं? यस रियली? यस। कोई समझाने की कोशिश नहीं की आपने लड़कों को? उस टाइम पर था, बट आई एम सो ग्लैड कि इस वाली टीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जहाँ पर यूजुअली ऐसा होता है, सिंस बुशरा और सनीहा गराज में काम कर रहे होते हैं, तो इनके कुछ आइडियाज होते हैं जिन पे बुशरा मोस्टली ना बहुत उस पे होती है कि मैं सही कह करना है, खबर तो यहाँ से पाइप को इस तरफ मोड़ा। एग्जैक्टली, मैं सही कह रही हूँ और वो एंड तक इसी पे डटी रहेगी कि मैं सही कह रही थी, और उसके बाद चुप कर जाएगी और वो अपने काम कर लेंगे, बाद में कहेंगे नहीं कह तो सही रही थी, तो दे कम बैक टू हर। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते दे डू। अच्छा इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, देखें ये एक कंपैरिजन यहाँ पर ड्रॉ है, माशाल्लाह इन्होंने स्कार्फ कैरी किया हुआ है। अक्सर हम ऐसी बच्चियों को लेते हैं, थोड़ी सहमी भी हो सकती हैं, थोड़ी डरी भी हो सकती हैं, अपने आप को जरा संभाल कर इस तरह से चलती हैं, और इस तरह की बच्चियों को हम लेते हैं बड़ी डोमिनेटिंग पर्सन। लेकिन यहाँ पर बरक्स है, मामलात खासे मुख्तलिफ हैं, तो आपने लोगों की अपीयरेंस के साथ उन्हें जज नहीं करना, उनके काम और उनके अंदाज के साथ आपने देखना है कि उनका मयार क्या है। तो बुशरा ये इतनी अथॉरिटेटिव कैसे भाई? अभी सारे हंस रहे हैं, वहाँ पे बाद में बुड़बुड़ाते होंगे। नहीं चलने देते हैं, चलने देते हैं, बिकॉज हम सारे आपस में भी फ्रेंड्स हैं, हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, तो लाइक मुझे जब अपना आइडिया कंफर्म होता है कि दिस विल वर्क, तो आई मेक श्योर कि वो काम करे। ये शी मेक श्योर कि वो थोड़ा खराब हो जाए, देन शी विल से कि बताया था ना। चल अब थोड़ा सा इंजन से मुताल्लिक भी बताइएगा कि ये जो कंबस्टन इंजन जिस पे आपने ज़रा डिज़ाइनिंग की, मुकाबले में था ही ये कि आपने कंबस्टन इंजन वाली ही गाड़ी लेकर आनी है, मुकाबले में ऐसा था? एक्चुअली आपके चॉइसेस होती हैं, ये 3 कैटेगरीज हैं, आप इसमें से जिसमें भी जाना चाहो। इट्स नॉट 1 2 3 स्टेजेस नहीं है। वहाँ पे और टीम्स आएंगी, हो सकता है कोई ऑटोनमस कार लेकर आए, कोई इलेक्ट्रिक लेकर आए। अच्छा, ये तो क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं, जो आपका मुकाबला है वो कंबस्टन इंजन के साथ ही होगा। तो वैसे क्या अंदाजा है कितनी टीम्स आ रही हैं, किस किस मुल्क से टीम्स आ रही हैं? क्या पाकिस्तान से आपके अलावा भी कोई टीम जा रही है? यस, हमारे एक और नस्ट कराची की टीम है इलेक्ट्रिकल, और एक और कंबस्टन की टीम है, और नस से हमारी हर साल कराची वाली टीम जाती है। और दुनिया से कितनी टीम्स आ रही हैं? दे आर मोर देन 30 आई गेस। 30 यस, और कंबस्टन में आई गेस 30 हैं। अच्छा। और इस तरह जब आपने पूछा कि क्या इंजन की क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो हमारे पास एक इसको क्यों फार्मूला जी प्लीज कहते हैं, फार्मूला स्टाइल कार इसलिए कहते हैं कि देयर इज अ फार्मूला। अच्छा। एक रूल बुक होती है जो आपने फॉलो करनी होती है, ठीक है, और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग आप 710 सीसी से अबव इंजन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज होते हैं और जितना आप मैनेज कर सको। और इसी तरह बाकी सारे भी रूल्स होते हैं जो आप कोशिश ये करते हो कि विद इन दोज रूल्स आप गाड़ी क्रिएट करो, उसके अराउंड ही क्रिएट करो। स्पीड भी उसमें होती है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए? नॉट रियली, दैट इज द लास्ट थिंग, मतलब वो लास्ट आपकी कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्टेजेस है ना, स्टैटिक इवेंट्स होते हैं, फिर डायनामिक इवेंट्स होते हैं। स्टैटिक इवेंट्स में पहले आपकी पूरी गाड़ी एग्जामिन होती है कि उसकी सेफ्टी कैसी है, शैसी प्रॉपर्ली बनी है कि नहीं, ये जब सारे पास कर लेते हो फिर दे लेट यू ड्राइव, कि फिर आप ट्रैक पर लेकर जाते हो। ठीक है। और उस स्टेज पर बिल्कुल जो एंड वाला एंड्योरेंस का स्टेज होता है, फिर आपकी स्पीड कंसीडर होती है। तो इट्स जस्ट नॉट कि आपने तेज गाड़ी बनानी है, इसके आपने सेफ गाड़ी बनानी है, आप अपना ड्राइवर उसमें बैठा रहे हो, आप उसकी लाइफ रिस्क पे रख रहे हो, और आप एक बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज बना रहे हो और अपने हाथों से बना रहे हो। अच्छा, इसमें क्योंकि सेफ्टी का एलिमेंट बहुत ज्यादा आपने हाईलाइट भी किया, मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगी, मलाइका आपसे भी और स्नेहा आपसे भी, जरा पहले आपसे मैं पूछती हूँ, पेरेंट्स का रोल खासा इंपॉर्टेंट होता है इन तमाम तर मामलात में, स्पेशली तब जब आपने कहा ना कि आप गैराज में जा रही हैं, आप काम कर रही हैं, पेरेंट्स सब भी देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कोई भी काम हो सकता है ऐसे जिसमें आपको परेशानी का सामना भी पड़ अरब मुल्क से बाहर जाना, यहाँ पर पेरेंट्स की सपोर्ट होना, स्पेशली बच्ची को, लड़की को, वो कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी इतनी नहीं होती, और लाइक लोग कहते हैं कि लड़की को बाहर नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट लाइक माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी मैकेनिकल के लिए भी, क्योंकि मैकेनिकल मैं खुद चूज़ किया था। तो उसी तरह से जब उनको गैराज का बताया तो दे वर लाइक, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उन्होंने कहा करना है, जो करना है करो, और लाइक फुल सपोर्ट है पेरेंट्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइक बाहर डर लगता है उनको, बट मुझे लाइक सपोर्ट मिलता है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी कैंपेन के लिए बाहर जा रही हैं? यप।
लाइक मेरा ओवरऑल बाहर जाने के फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, ये जो जिस कंपटीशन में आप लोग जा रहे हैं, ये क्या ये वही कंपटीशन 2018 वाला या जी, सेम कंपटीशन है? सेम कंट्री, बस कैटेगरी डिफरेंट है। कैटेगरी भी सेम है। नहीं, तब इलेक्ट्रिक नहीं थे? नहीं, कंबशन इंजन। अच्छा, कंबशन थी। सो इसीलिए हम उसका बेटर वर्जन बना रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जितने मसले मसाइल वैसे भी उधर ही गैराज में पड़ी। तो आप उसको देख के बना रहे हैं? मतलब उसमें देखते हैं क्या मसले मसाइल हैं, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। उसमें क्या मसले आए थे? उसमें काफी ज्यादा मसले थे। हमने वो गाड़ी 4 वीक्स में बनाई थी। ओके, जस्ट 4 वीक्स। और इसको कितना टाइम हो गया अभी बनाते? इसको फैब्रिकेशन में डिजाइन तो 1.5 साल से स्टार्ट है, लेकिन फैब्रिकेशन में आई गेस इट्स बीन जनवरी से स्टार्ट हुए प्रॉपर फैब्रिकेशन। और एक हफ्ते बाद प्रॉपर तैयार है इंशाल्लाह। और फिर आप तैयार हैं उसको ड्राइव करने के लिए? आपने वैसे दूसरी गाड़ी जिसको देख के आप लोग इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ड्राइव किया है? नहीं, हमारी जब एग्जाम वीक खत्म होगा तो उसके बाद हम ड्राइविंग का प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होगी पहले, फिर दे विल बी अलाउड। अभी तक आपने ऐसी कोई गाड़ी ड्राइव नहीं की? नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा। वैसे ड्राइव करती हैं? F1 का जी। और वैसे रेसिंग में लगाती हैं? फुल स्पीड? नहीं, सच रेसेस नहीं। सब मसले कुछ बता रही थी वैसे इनको कि ये ड्राइव करेंगे। क्या व्हाट वर 2-3 थिंग्स दैट जस्ट डिफाइन? कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और कुछ आप कॉन्फिडेंस लेवल और विजन देखते हो। मी बीइंग अ ड्राइवर, तो आपने विजन देखना होता है, ड्राइवर का विजन बहुत दूर तक का होना चाहिए। उसके अलावा आपको तकरीबन 4 ड्राइवर साथ लेकर जाने होते हैं। शी इज वन ऑफ Yes. बाकी 3 कौन-कौन है टीम में? बाकी 3 भी हैं, बाकी 3 लड़के हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये जो फार्मूला कार होती है ये ड्राइवर के अराउंड बिल्ड होती है। तो सबसे पहले आप ड्राइवर की डायमेंशंस लेते हो और फिर ये कार बिल्ड होती है। तो आपकी ये ना सर ड्राइवर बाइजन फिर बड़े हो तो सर टकरा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो आप बिल्कुल आपने कंसीडर करना होता है कि चारों ड्राइवर फिर फिट हो रहे हों इस एक ही गाड़ी में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचो कि चारों जरा सेम बिल्ड के देखते हैं। दे आर एक्चुअली लाइक दैट। तो ये चारों जो हैं थोड़े से सिमिलर वेट के भी और वेट के भी और उस तरह से। और सेकेंडली कॉन्फिडेंस मैटर करता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक गाड़ी उस पर ट्रैक पर लेकर जा रहे हो और कुछ भी हो सकता है। तो इनकी पहले ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह, और ट्रेनिंग के बाद फिर जो है ये लोग प्रॉपर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी होती हैं। विदाउट वियरिंग दैट गियर आप किसी को अंदर गाड़ी में चलाने के मुताबिक पहन के नहीं बैठ रहे हैं अभी? गियर पहन के बैठना लाजमी है। अच्छा ठीक है। तो इनका ड्राइविंग सूट और उस पर पूरा प्रॉपर गियर पहन के बैठना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो सब चीज़ें सब रेडी हो जाएंगे, फिर हम विल बी रेडी कि अब चलो। बिल्कुल ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगी गाड़ी 1-1.5 हफ्ते में, तो उसके बाद ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि 4 ड्राइवर्स इस टीम में से हैं और एक इसमें लड़की, बाकी 3 लड़के। और लेट्स सी जी के वहाँ पर जाकर जब इसे ड्राइव किया जाएगा तो फिर कौन जीता। इसमें मैं ये भी अभी इनसे बात करनी है कि जो क्राइटेरिया है विन करने का वो क्या है, उसमें क्या क्या देखा जाएगा। ज़रा उसमें तो सारी चीज़ें होंगी, उसमें उसको उसके डिज़ाइन भी डेफिनेटली होगा, हर चीज़ होगी उसमें, लेकिन वो क्या क्या और कंपोनेंट्स हैं जो कि होंगे। तो थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में अगर गाइड थोड़ा कर दें कि क्या क्या इसमें होगा जिसकी वजह से आप जीत पाएंगे। एक्चुअली ये टेक टीम की है। नहीं, मैंने कहा क्या होता है, आप जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं लोग पूछते हैं आपसे क्या है आप खास आपकी गाड़ी में कि आप जीत के आएंगे। वेल गाड़ी हमारी जो से दफ़ा प्रॉपर हमने एक डिज़ाइन किया है, प्रॉपर उसकी रूल्स फॉलो किए हैं, जो कि लास्ट टाइम पे क्योंकि 4 वीक्स में बनी है तो वो फॉलो नहीं हो पाए। ठीक है। और इस दफ़ा हमने प्रॉपर क्योंकि 1.5 ईयर उसकी हमने डिज़ाइन पे लगाए हैं और ऑलमोस्ट 4 मंथ तो हो गए उसकी फैब्रिकेशन पे। ठीक है। तो और साथ साथ जो इशू आ रहे हैं हम साथ साथ ये नहीं कि अगर आगे तो जुगाड़ लगा रहे हैं प्रॉपर जो अगर आ जाता है तो उसको हम रिजॉल्व करी जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है। अकेली ही जाती रही आप इस मार्केटिंग के लिए या टीम में से 2-3 और लोग भी थे? कुछ टाइम तो अकेली गई एंड कुछ टाइम पे मेरे नॉन टेक के साथ मेरी नॉन टेक टीम में भी एक मेंबर थे, उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके जाने पड़े। और कुछ टाइम पे हम टेक की टीम को भी साथ ले जाते थे। तो क्योंकि हम 12 मेंबर्स हैं तो हमें लाइक काफ़ी कवर करना पड़ता है। अगर मैं नॉन टेक भी हूँ तो मुझे टेक का भी काम करना पड़ेगा और मुझे शाम में गैराज भी जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम लोग की ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पे एक आ गया है तो हम उसी पोर्टफोलियो में काम करेंगे, हमें मिल के भी काम करना पड़ता है। तो टेक का आप कुछ काम जानती हैं, मतलब ये तो पकड़ लिया कुछ ना कुछ? एग्जैक्टली, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पाइप्स मैंने ही काटे थे चेसी के लिए। और तो बुनियादें इन्होंने डाली हैं गाड़ी की। एग्जैक्टली कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब हमें 12 लोग वहाँ चाहिए होते हैं और सबको स्टार्टिंग में ग्राइंडर कैसे पकड़ना है, कटिंग कैसे करनी है। और वैसे भी जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स हैं
हम लोग के प्रोजेक्ट भी इसी टाइप के होते हैं, इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट्स की फैब्रिकेशन भी खुद करनी होती है, तो हमें इतनी ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है और मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी इसकी ट्रेनिंग होती है, तो बेसिक ट्रेनिंग होती है और फिर यहाँ आके थोड़े पॉलिश हो जाते हैं। मार्केट विजिट भी हमने बहुत किया होता है, तो इसलिए हमें आसानी हो जाती है अपने आइडियाज़ को पिच करने के लिए और सब कुछ। और वैसे भी जो कि पहले भी आप लोग जीत के हैं तो इसलिए ज़रा डिफेंड करना आसान है। एक चीज़ और सबा, बल्कि दो चीज़ें, एक है कि प्राइज मनी क्या है, प्राइज क्या मिलेगा जो जीतेगा, और क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्या कैटेगरीज हैं, और दूसरा ये वो क्या 4 5 6 चीज़ें जिस पर फोकस करें कि यार ये चीज़ वो ज़रूर देखेंगे, इस पर हमने काम करना है बेहतरीन वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमने काम करना है, बहुत सारा। सबसे पहले आपकी कंसिडरेशन ही होती है, रूल बुक को सामने रखो, ठीक है, कोशिश ये करो कि फिंगर टिप्स पे हो और सारे रूल्स आप उनके अंदर ही रहो, ठीक है। सबसे पहला कंसिडरेशन सेफ्टी की होती है क्योंकि वो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। चले कता कलामी की माजत बरह रास्त आपको लेकर चल रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बरह रास्त आपको लिए चलते हैं।